अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रोग्राम हेल्थ एंड अवेयरनेस के साथ मैं हूं आपका होस्ट एहसन अब्बास। व्यूवर्स, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ करवाने जा रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर में तिब के शोबे में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ही इज़ पेनक्रियाटिक सर्जन, लीवर ट्रांसप्लांट एंड गॉल ब्लैडर के जो हैं वो सर्जन हैं, और अब तक उन्होंने 1200 से ज़ायद लीवर ट्रांसप्लांट भी किए हैं, और इसके साथ साथ अभी तक उनके तकरीबन 15,000 से ज़ायद पेशेंट्स भी हैं। सितारा इम्तियाज़ डॉक्टर फैसल डार हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच सर आपका टाइम देने के लिए। सर 2003 में आपने जनरल सर्जरी प्रैक्टिस की, उसके बाद आप फेलोशिप पर चले गए किंग्स कॉलेज यूके। सर पाकिस्तान वापस आना कैसा हुआ इतने लंबे अरसे के बाद? देखिए, पाकिस्तान से जाने का मकसद था हायर लेवल पे ट्रेनिंग करना, और जब मैं यूके गया तो वहाँ पे बड़ा कम्पिटिटिव है। मैंने जनरल सर्जरी की अपनी ट्रेनिंग की हुई थी और आगे मैं स्पेशलाइजेशन करना चाहता था, तो आई थॉट ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट। उस ज़माने में पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट नहीं होता था, तो आई वाज लकी कि मुझे किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल में फेलोशिप मिल गई, और वहाँ पे मैंने ये लिवर ट्रांसप्लांट पैनक्रेटिक सर्जरी की ट्रेनिंग ली, और आई वांटेड टू कम बैक। मेरा ख्याल था कि अपने मुल्क में जाना चाहिए, और पाकिस्तान में ये सर्विस बिल्कुल थी भी नहीं, तो एज एन इंडिविजुअल आई थिंक अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी थी। सिर्फ एंग्जाइटी यही होती है जब बंदा काफ़ी साल बाहर रहता है और कि वापस आके बहुत सारे लोग एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि इतना गैप आ जाता है। आप वहाँ रहते हुए भी खुद भी कुछ चेंज हो चुके होते हैं, और वो 2010-11 के टाइम्स ऐसे थे कि पाकिस्तान के हालात इवन सिक्योरिटी वाइज काफ़ी ख़राब थे, बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो लेकिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह आके जब शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिल्डअप होती गई, और आज 10 साल के बाद आई एम वेरी हैप्पी कि लिवर ट्रांसप्लांट की सर्विस जो है वो पाकिस्तान में रेगुलर बेसिस पे हो रही है। और पहले लोगों को जो है वो ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया, चाइना या दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता था, तो अब यही चीज़ पाकिस्तान में बड़े अच्छे स्टैंडर्ड्स पे हो रही है। ठीक है सर, ये बताइएगा कि यूके में और बाहर के जो ममालिक हैं वहाँ पे जो लीवर के प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स, और यहाँ पे डिफरेंस क्या महसूस किया आपने दोनों, बाहर में और पाकिस्तान में? देखिए, बुनियादी फ़र्क तो ये है कि पाकिस्तान में जो वायरल हेपेटाइटिस है, जिसको हेपेटाइटिस बी या सी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। बाहर के मुल्कों में भी हेपेटाइटिस सी और बी हैं, लेकिन अगर आप यूके, यूरोप या नॉर्थ अमेरिका में देखें तो हेपेटाइटिस ज़्यादा इमिग्रेंट्स में हैं, कि जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके गए हुए हैं। तो वहाँ पे अब अल्कोहल से रिलेटेड जो लिवर के प्रॉब्लम्स हैं, या मोटापे से रिलेटेड जो फैटी लिवर डिजीज़ है, ये आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर कर रही हैं, और हेपेटाइटिस काफ़ी कम हो गया है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस अभी भी बेइंतहा है, और चूँकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, अगर आप देखें पाकिस्तान की पॉपुलेशन तकरीबन 5% जो है उन लोगों को हेपेटाइटिस सी है, इसी तरह 2.5% लोगों को हेपेटाइटिस बी है। तो यू आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पेशेंट विद हेपेटाइटिस। तो ये मेरा ख्याल है एक मोटा मोटा फ़र्क है। सर मेरा ख्याल है लास्ट सर्वे 2007 में हुआ था, उसके बाद अभी तक 13 साल का जो गैप है वो गुजर चुका है, तो आपको लगता नहीं है कि वो जो नंबर था वो काफ़ी आगे जा चुका होगा? अब डिफ़िकल्ट है जी, अनटिल अनलेस के जिस तरह ये पाकिस्तान मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने ये स्टडी की थी 2007 में, अनटिल अनलेस कि आप इतनी बड़ी स्टडी, मतलब 50,000 पेशेंट्स पे थी अक्रॉस ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, उस लेवल की स्टडी आप करें तब जाके आपको पता चलेगा। लेकिन है कि हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है। अभी भी जितना रिमोट एरियाज़ में आप जाते जाएँ वहाँ पे अभी भी ये बहुत ज़्यादा है। शहरों में ऑब्वियसली पिछले 10-15 सालों में जो कंटेमिनेटेड ब्लड है या कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके ज़रिए हेपेटाइटिस फैलता है, ये लोगों में काफ़ी अवेयरनेस है, तो शहरों में तो इसका जो प्रेवलेंस है वो कम हो चुकी है। लेकिन सर एक और कंसेप्ट भी है कि देहात में जो रहने वाले लोग हैं वो अभी भी पुरानी खुराक करते हैं, उनका लाइफस्टाइल अभी भी अलग है शहर से, तो वहाँ पे रेशो ज़्यादा कैसे हो सकती है? देखिए, जो हेपेटाइटिस है ना, वो स्पेशली हेपेटाइटिस बी और सी की जब आप बात करते हैं, तो हेपेटाइटिस बी और सी आपका ब्लड के थ्रू फैलता है। वो ब्लड आप किसी मरीज़ जिसको हेपेटाइटिस बी या सी है उसका किसी को लग जाए, या ये जो कंटेमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये दंदान साज जो होते हैं, या लोग जो एक ही सिरिंज से मुख्तलिफ इंजेक्शंस लगाते हैं, इन चीज़ों से फैल रहा है। तो देहात में अभी भी
वो वाली प्रैक्टिसेस तो नहीं हैं जो शहरों में हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो रिमोट एरियाज़ में ज़्यादा हैं, शहरों में इनका तनासुब कम होता जा रहा है। अच्छा, ठीक है। सर ये बताइएगा कि जब एक बंदा है, एक पेशेंट है और उसके लिए जब डोनर चाहिए होता है तो डोनर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं ट्रांसप्लांट के लिए? लेकिन डोनर जो है वो फैमिली मेम्बर होता है कोई, जो अपनी एक फ्री विल के साथ अपने किसी अजीज़ की जान बचाना चाहता है। तो सबसे पहली और जो बुनियादी चीज़ है कि जो भी देने वाला है उसने ज़ाहिर एक बड़ा ऑपरेशन करवाना होता है और अपने लिवर का 60-70% हिस्सा डोनेट करता है, अगर वो राइट साइड डोनेट करे। 60 to 70%? हाँ जी, जब एक एडल्ट किसी दूसरे को डोनेट करता है तो बाय एंड लार्ज वो अपने लिवर की राइट साइड डोनेट करता है, जो कि 60 to 70% होती है। अगर किसी छोटे एडल्ट के लिए या बच्चे के लिए तो वो लेफ़्ट साइड डोनेट करता है, जो कि 30 या 40% हो सकती है। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन है। तो जो देने वाला है, सबसे पहली चीज़ तो है कि उसको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि वो एक बड़े ऑपरेशन से गुजरने वाला है जिसके कुछ पोटेंशियल रिस्क हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसकी विल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज़ द फर्स्ट बेसिक थिंग। एंड हेल्थ भी ऑब्वियसली डोनर्स हैज़ टू बी यंग एंड फिट और वेल मोटिवेटेड, कि अपनी खुशी से दे रहा हो, किसी किस्म का प्रेशर उस पर ना हो, कोई कोर्जन का एलिमेंट शामिल ना हो। तो जब वो देना चाहता है, फिर दूसरी जो मेडिकल चीज़ें हैं उनमें कि उनका ब्लड ग्रुप सिमिलर या कंपैटिबल होना चाहिए जो उनके मरीज़ का है। फिर पाकिस्तान का जो कानून है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट, उसमें जो बच्चे हैं वो डोनेट नहीं कर सकते, और बच्चों की जो एडोलेसेंट की डेफिनेशन है वो 18 साल है कि 18 साल से छोटा जो है वो डोनेट नहीं कर सकता। तो 18 साल से बड़ा होना चाहिए, फिर मेडिकली खुद फिट होना चाहिए। तो डोनर्स के भी काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। तो एट टाइम्स लोगों के पास डोनर्स भी होते हैं लेकिन रिजेक्ट हो जाते हैं। कई दफ़ा ब्लड ग्रुप नहीं मिलता, कई दफ़ा डोनर को अपना लिवर में प्रॉब्लम नज़र आ जाता है। पहले वो खुद ठीक होते हैं लेकिन जब आप टेस्ट करते हैं तो पता चलता है। इसी तरह आजकल स्पेशली शहरों में लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो बहुत से यंगस्टर्स के लिवर ऑलरेडी फैटी होते हैं। तो डोनर हैज़ टू बी परफेक्ट, क्योंकि वो खुद भी एक बड़े ऑपरेशन से गुजरता है। सेकेंडली उसके लिवर से ही दूसरे मरीज़ ने ठीक होना है, तो दे हैव टू बी इन अ परफेक्ट कंडीशन। अच्छा सर, लीवर किरोसिस एंड फैटी लीवर, इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, फैटी लिवर तो है कि लिवर के अंदर चर्बी या फैट का एलिमेंट ज़्यादा है। जिस तरह एक देखने में कोई शख्स ज़्यादा मोटा लगता है, दैट मीन्स कि उसके पेट पे, उसकी टांगों पे, पेट के अंदर फैट्स ज़्यादा या चर्बी ज़्यादा इकट्ठी हुई है। जब आपके जिस्म में फ़ैट ज़्यादा होता है, सिंपल फॉर्म में कि आप जितना ज़्यादा खाते हैं बॉडी में वो स्टोर होता है, और फैट आपका एक बॉडी का स्टोर है। जिस तरह ये बाकी जगहों पे चर्बी इकट्ठी होती है, इसी तरह लिवर भी चूँकि एक बड़ा ऑर्गन है तो लिवर के अंदर भी फैट इकट्ठा हो जाता है। तो इस चीज़ को आप फैटी लिवर कहते हैं। ठीक है। लेकिन फैटी लिवर जो है वो फिर किसी स्टेज पे लिवर को डैमेज करना शुरू कर देता है, और वो फिर एक बीमारी होती है कि जब लिवर सेल्स को फैट डैमेज करना शुरू कर दे, दैट मीन्स कि ये भी एक तरह की हेपेटाइटिस है, ठीक है ना। लेकिन ये फैट की वजह से हेपेटाइटिस है, फैट की वजह से लिवर डैमेज हो रहा है। जिस तरह हेपेटाइटिस सी डैमेज करता है, हेपेटाइटिस बी लिवर को डैमेज करता है, इसी तरह फैट भी लिवर को डैमेज करता है। तो सिर्फ फैटी लिवर होना बीमारी आई वुड से कि बीमारी नहीं है, लेकिन जब इसके साथ लिवर सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं वो आपको लिवर के टेस्ट करने से पता चलता है। दैट मीन्स कि अब ये एक बीमारी बन चुकी है, और ये भी बिल्कुल 10-15 सालों में हेपेटाइटिस बी या सी की तरह लिवर को डैमेज कर देती है और लिवर सिकुड़ जाता है, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक आम आदमी को किस वक्त पता चलता है कि उसका लीवर जो है डैमेज है? बज़ाहिर कोई अलामात होती हैं इसकी, या टेस्ट के बगैर पता नहीं चल सकता? देखिए, अर्ली स्टेज पे तो बाय एंड लार्ज कोई सिम्टम्स नहीं होते। कि अगर किसी को हेपेटाइटिस सी हो गया है, हेपेटाइटिस बी हो गया है, या फैटी लिवर की वजह से लिवर डैमेज होना शुरू हो गया है, तो नहीं पता होगा अनटिल अनलेस कि आप उनके LFTs करवाएं और उसमें आपको उनके जो लिवर एंजाइम्स होते हैं वो बढ़े हुए हों, तब आपको अंदाज़ा होता है कि लिवर डैमेज हो रहा है। वरना बाय एंड लार्ज जब लिवर के सिम्टम्स आते हैं तो उस वक्त तक काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। और सिरोसिस तो एक 10-15 साल का कम से कम प्रोसेस है कि 10-15 साल लिवर जो है वो रिपीटेडली डैमेज और रिपेयर के प्रोसेस से गुजरता रहता है, और तब जाके ये सख्त हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और उस स्टेज पे जब सिम्टम्स आते हैं वो फिर मतलब आप वापस लिवर को नॉर्मल नहीं लेके जा सकते दवाइयों पे। अच्छा। वो लिवर अब परमानेंटली डैमेज हो चुका है, उसको आप मेडिकल थेरेपी से कुछ ऐसा
वक्त पास कर लेते हैं, बट ये पेशेंट्स फिर अल्टीमेटली या इनको लिवर कैंसर होता है या लिवर फेलियर होता है जिसके लिए ट्रांसप्लांट चाहिए होता है। तो स्क्रीनिंग जो है वो अर्ली स्टेज पे होनी चाहिए। मतलब आजकल अगर किसी का वज़न ज़्यादा है उसको अपना अल्ट्रासाउंड करना चाहिए ताकि पता चल जाए लिवर में फ़ैट है या नहीं है। LFTs बड़ा सिंपल और बेसिक सा सस्ता सा टेस्ट है, उसे आपको पता चल जाता है कि आपके लिवर की कंडीशन क्या है। ठीक है सर, जो हमारी हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन्स हैं उसकी रेशो इस वक्त क्या चल रही है और मॉडर्न मेडिकेशन का तरीका क्या है लिवर के लिए? देखिए, अगर आप वायरल हेपेटाइटिस बी और सी इन दो की अगर बात करते हैं तो हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीन है, ठीक है, वो तो हर एक को करवानी चाहिए, मस्ट है। क्योंकि देखें, जो चीज़ आप वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है कि आप 1-2 इंजेक्शन लगाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो आपका क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है, वो मजबूत हो जाता है उस ख़ास बीमारी के अगेंस्ट। तो अगर किसी ने हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन कर ली, जिस तरह आप पोलियो की, टेटनस की वैक्सीनेशन करते हैं और इनसे आप सारी ज़िंदगी के लिए सेफ हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। बेफिक्र। इसी तरह हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीनेशन है, जो अब तो वैक्सीन जितना ही पाकिस्तान में EPI प्रोग्राम जो है जो बच्चों में वैक्सीनेशन करवाते हैं, उसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन एक्चुअली उसका पार्ट बन चुकी है। ठीक है, तो अब जितने नए बच्चे हैं उन सबको वैक्सीनेशन होती है हेपेटाइटिस बी की भी। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी की तो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। लेकिन अगर एक दफ़ा हेपेटाइटिस बी आपको हो गया और लिवर को डैमेज करना शुरू, फिर वैक्सीनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। ठीक है, और हेपेटाइटिस सी जो है उसकी तो वैक्सीनेशन नहीं है, देयर इज़ नो वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस सी येट। हेपेटाइटिस सी का अगर हो जाता है तो उसका फिर आपको दवाइयों से इलाज करना पड़ता है। और आजकल की जो मॉडर्न मेडिकेशन है वो बहुत इफेक्टिव है, मतलब 90% 95% से ज़्यादा एक्चुअली आप केसेस में हेपेटाइटिस सी का 3 या 6 माह गोलियां खा के हेपेटाइटिस सी को एरेडिकेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी आई थिंक ब्रेक थ्रू था कि हेपेटाइटिस सी जो है उसकी इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि अब इसको दवाई से ख़त्म किया जा सकता है। ओके सर, माशाल्लाह आपने 950 प्लस लिविंग डोनर जो है ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ की हैं। सर, जो बेसिकली आपका जो लाइफ का जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस या ऐसा कोई यादगार सर्जरी या पेशेंट जो आपको याद हो? देखिए, पेशेंट तो मुझे तकरीबन अपने सारे ही याद होते हैं। बिल्कुल एक फैमिली की तरह हो जाती है कैसे तक उनके साथ। तो लेकिन है कि जो हमारा पहला पेशेंट था, दैट वाज द फर्स्ट वन, वो एक बच्चा था, वो हमेशा से मुझे याद है। और माशाल्लाह अब तो वो जवान हो गया क्योंकि 9 साल हो चुके हैं उसके ट्रांसप्लांट को। हाँ माशाल्लाह इज परफेक्टली नॉर्मल। वो उस वक्त मेरा 12 साल का था और अब वो 20-21 साल का हो गया, उसकी मंगनी भी हो गई है, तो अब उसकी मूछें हैं, दाढ़ी है, तो वो याद है। इसी तरह मुझे तकरीबन सारे पेशेंट्स अपने याद हैं। ऑब्वियसली वो इतने ज़्यादा 1000 से ज़्यादा एक्चुअली मैं पाकिस्तान में ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ, तो सब के नाम ऐसे ज़बानी तो याद नहीं, लेकिन जब पेशेंट सामने आता है तो आई रिमेंबर देम। और उसकी वजह ये होती है कि इन पेशेंट्स को आप ट्रांसप्लांट से पहले भी काफ़ी दफ़ा देख रहे होते हैं, बड़ा इनके साथ इंगेजमेंट होती है। फिर ट्रांसप्लांट के बाद जब ये 2-2 हफ्ते रहते हैं हॉस्पिटल में तो आप इनको डेली देख रहे होते हैं। तो पेशेंट तो मुझे याद होते हैं अपने सारे। इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है उनके साथ। एब्सोल्युटली। और सर, ऐसा भी होता होगा आपकी लाइफ में कि कभी आपने किसी का ट्रांसप्लांट किया हो और उसकी डेथ हो गई हो? जी बिल्कुल है, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है और 10 to 15% लोगों की जो है ऑपरेशन के बाद किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन से डेथ हो जाती है। तो इट इज़ नॉट ऑपरेशन विच इज़ सक्सेसफुल इन 100% केसेस। और ये डिपेंड करता है कि जब किसी का आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उस वक्त मरीज़ की कंडीशन कैसी है। जो बहुत ज़्यादा बीमार या सिक होते हैं उनमें ज़्यादा ऑपरेशन के बाद ठीक होने का रेशो कम होता चला जाता है। और सैडली हमारे यहाँ लोग जो है ना वो बहुत लेट भी कर देते हैं। और क्योंकि ट्रांसप्लांट एक बड़ी इंटरवेंशन है, इसमें डोनर भी चाहिए होता है, तो लोग घबराते भी हैं, डरते भी हैं और वेट करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि दवाइयों से काम चलता रहे। और फिर जब बहुत ही गैर हालत हो जाती है फिर वो कहते हैं कि अब ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं है। तो ट्रांसप्लांट को एक आखिरी हल समझा जाता है। हालांकि जब आपको लिवर फेलियर होना शुरू हो जाए, उसके साइंस आने शुरू हो जाएं या लिवर कैंसर बन जाए, तो फिर ट्रांसप्लांट को आखिरी हल नहीं बल्कि पहला हल समझना चाहिए। क्योंकि आप अच्छी हालत में ट्रांसप्लांट करवाएंगे तो उसका सक्सेस रेट 90% से ज़्यादा होगा। और जितना मरीज़ फिजिकली वीक होता जाएगा उतना ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट भी कम होता चला जाता है। सर, कोई एक ऐसा पेशेंट जिसकी डेथ हो गई और आपको भूला ना हो? नहीं, देखिए मुझे तो डेथ्स वाले भी सारे याद हैं। अभी कोई एक ऐसा होता है ना जो माइंड से नहीं निकलता कि यार काश
ये अभी देखें, रिसेंटली हमारे यहाँ हमने बच्चे का ऑपरेशन किया था, वो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कभी भी उनको भूल सकता हूँ। तो वो 4 years ओल्ड चाइल्ड था जो अबू धाबी में वो रह रहे थे, और उस बच्चे को ही वॉज ऑल वेल, लेकिन सडनली उसका लिवर फेल हो गया। तो पहले वहाँ पे मैनेज होता रहा कुछ दिन, लेकिन बेचारे का लिवर फेलियर वर्स होता गया और वो कहीं जा भी नहीं सकते थे। तो द ओनली नियरेस्ट प्लेस फॉर ट्रांसप्लांट वाज पाकिस्तान। तो वहाँ से वो उसको एयर एम्बुलेंस के थ्रू यहाँ पे लेके आए और उसका ट्रांसप्लांट फिर हमने इमरजेंसी सिचुएशन में किया, लेकिन वो बच्चा इतना सिक था कि ट्रांसप्लांट के 24 आवर्स के अंदर ही उसकी डेथ भी हो गई। तो उसकी फैमिली के साथ उसके फादर वाज हिज डोनर। आई वाज वेरी इमोशनल, और ज़ाहिर है जब आप एक ट्रांसप्लांट करते हैं और उसकी इतनी जल्दी डेथ हो जाए तो इट इज़ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। तो वो अभी भी एक्चुअली बच्चे का इतना खूबसूरत हैंडसम बच्चा था, और एक ही बेटा था अपने माँ बाप का, ठीक है। और उसके वालिद से मुझे याद है जो डिस्कशन हो रही थी, तो उसके वालिद ने कहा जी कि मैं तो अगर 1% भी चांस है तो मैं लेना चाहता हूँ। और ये हम भी ज़रा थोड़े से उसमें इमोशनल थे। अगर आप शायद कभी कभार प्योरली साइंटिफिक हो तो आप कहते हैं कि नहीं, वी डोंट, बहुत सिक है, सक्सेस का चांस बहुत कम है, लेकिन एट टाइम्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से नो, ठीक है ना, क्योंकि आपके अपने बच्चे भी आपके ज़हन में आते हैं कि अगर उसकी जगह ये होता तो आप करते या ना करते। तो ये भी रिसेंटली हुआ है, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी चीज़ को, मतलब जब बच्चे जो है वो मुझे सारे, उनका नंबर ऑफ़ ट्रांसप्लांट कम होता है बच्चों का, और जो बच्चे जिनका ट्रांसप्लांट होता है वो उसके बाद बिल्कुल फूल की तरह खिल जाते हैं, और जिनका अनसक्सेसफुल होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपको इमोशनल ट्रॉमा भी देते हैं। तो बच्चों वाले जो है ना वो काफ़ी ट्रॉमेटिक होते हैं अगर खुदा न खास्ता अनसक्सेसफुल हो तो। ठीक है, यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चों में भी ये बहुत कॉमन है, ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा किसका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है या उसको किसी से लगा नहीं है, ये छोटे बच्चों में भी हो सकता है? जी बिल्कुल, छोटे बच्चों में भी हो सकता है। बीमारी की नोयत डिफरेंट हो सकती है। बड़ों में शायद, बच्चों में हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से ट्रांसप्लांट नहीं होते। उनमें जो कई मारूसी बीमारियां होती हैं उनकी वजह से पैदाइश पे या पैदाइश के कुछ अरसे के बाद उनका लिवर फेल हो जाता है, तो उसके लिए ट्रांसप्लांट मे बी द ओनली ऑप्शन। तो किसी भी जगह पे जो ट्रांसप्लांट होते हैं, अमूमन 10-15% जो आपके ट्रांसप्लांट एक्टिविटी होती है वो बच्चे होते हैं, और पाकिस्तान में भी बच्चों में लिवर की बीमारियां बेइंतहा हैं, और देयर इज़ अ ह्यूज नीड फॉर ट्रांसप्लांट्स इन चिल्ड्रन एज वेल। तो वो बच्चे जितने छोटे हों, ज़ाहिर है वो टेक्निकली उतने ज़रा डिमांडिंग होते हैं। मतलब अभी हमने पाकिस्तान में जो सबसे छोटे बच्चे का किया, आई थिंक ही वाज 4 months ओल्ड। 4 months का बच्चा था, तो उसको अब तो उठाना मुश्किल होता है। 5-6 साल हो गए हैं, अब वो माशाल्लाह स्कूल जाता है और सक्सेसफुल रही है उसकी सर्जरी। तो और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं, लेकिन जो सबसे छोटा बच्चा था वो जो है वो 4 months का था। इसी तरह सबसे जो ओल्डेस्ट ट्रांसप्लांट किसी एज ग्रुप में हमने किया वो एक 74 year old लेडी थी बलोचिस्तान से। अच्छा। तो माशाल्लाह शी इज़ ऑल डूइंग वेल एज वेल। तो 4 माह से लेके 74 years की एज तक के ट्रांसप्लांट जो हैं वो हमने पाकिस्तान में किए हैं माशाल्लाह। यानी कि अब हमें किसी और दुनिया के किसी मुल्क में जाने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट हर उम्र के बच्चे का हो या बुजुर्ग का हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये बताइएगा कि जब कोई डेथ हो जाती है, लिविंग डोनर की तो हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया, किसी डेड बॉडी से या किसी की सडन डेथ हो जाए, उससे जो हम लीवर डोनेट करते हैं उसका प्रोसीजर क्या है, और डेथ के कितने अरसे बाद तक उसका हम जो लीवर है वो डोनेट कर सकते हैं? देखिए, ये वाली जो फॉर्म ऑफ ट्रांसप्लांट है इसको हम कहते हैं डोनेशन आफ्टर डेथ, और ये बेसिकली उन लोगों में होती है कि अगर कोई एक पेशेंट है जिसको ब्रेन हैमरेज हुआ या कोई सडन एक्सीडेंट हो गया और उसमें ब्रेन को सीवियर इंजरी हुई, और ये एक पेशेंट की तरह किसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उनका कुछ घंटे 1-2 दिन डिपेंडिंग ऑन कि उनको ब्रेन इंजरी कितनी सीवियर है उनका इलाज हुआ, और अनफॉर्चुनेटली ये मरीज़ जो है अपनी ब्रेन इंजरी की वजह से सरवाइव नहीं कर पाया और उनकी डेथ हो गई। ठीक, और ये डेथ चूँकि ये वाले पेशेंट सीवियर ब्रेन इंजरी के जो होते हैं ये हॉस्पिटल में आईसीयू के एनवायरनमेंट में होते हैं और वेंटिलेटर पे होते हैं, और एक स्टेज आती है कि जब इनको लुक आफ्टर करने वाली टीम ये देखती है कि ये ब्रेन डेड है,
और ब्रेन डेथ जो है ये एक साइंटिफिक फॉर्म ऑफ अ डेथ है, उसके कुछ टेस्ट होते हैं जिनको करने के बाद आप कह सकते हैं कि ये बंदा ब्रेन डेड है। अब चूंकि वो वेंटिलेटर पे है तो उनका हार्ट भी काम कर रहा है, उनकी बॉडी में ब्लड फ्लो भी है, तो बाकी ऑर्गन्स भी काम कर रहे होते हैं। तो ये वो विंडो होती है कि जब आप ये इस्टेब्लिश कर चुके हों कि ये पेशेंट जो है अब पेशेंट नहीं रहा, एक्चुअली ब्रेन डेड हो चुका है, तो पहली चीज़ तो है कि आपने फैमिली को बताना होता है कि जो उनको लुक आफ्टर करने वाली टीम है वो बताती है जी आपका पेशेंट ब्रेन डेड है, अब ही इज़ नो मोर। अब आप इनकी वेंटिलेटर और ये चीज़ें स्विच ऑफ करेंगे तो कुछ घंटे बाद उसका दिल भी बंद हो जाएगा। तो अब ये चीज़ फैमिली के लिए एक्सेप्ट करना बड़ा डिफ़िकल्ट होती है, और हमारे माशरे में चूँकि लेवल ऑफ एजुकेशन भी इतना नहीं है तो लोग कहते हैं कि नहीं आप चलते रहें, जब तक दिल बंद नहीं होगा उसको डेथ समझा नहीं जाता। तो अगर कोई फैमिली इस स्टेज के ऊपर ये एक्सेप्ट करे कि हाँ जी हमारा मरीज़ ब्रेन डेड हो चुका है, अब अगला स्टेप होता है कि आप उनको ये ऑफ़र करें कि जी आपके मरीज़ के जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो वो ऑपरेशन करके ले लिए जाएं, ताकि किसी जिसमें हार्ट भी है, लिवर भी है, लंग्स भी हैं, किडनीज़ हैं, पैनक्रियास है, इंटेस्टाइन है। पाकिस्तान में शऊर थोड़ा सा कम तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं मुख्तलिफ लोगों को जिनको डिफरेंट ऑर्गन फेलियर्स हैं उनको लग के, तो एक बंदा अगर उसके सारे ऑर्गन्स डोनेट करता है तो 8-10 लोगों की जिंदगी बचा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके आप जान बचा सकते हैं। अब हम एज अ सोसाइटी अभी उस लेवल पे नहीं है कि, हालांकि इसका कानून अब पाकिस्तान में मौजूद है, ये जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है 2010 वाला, तो उसमें इट इज़ वेरी मच लीगल कि आप ब्रेन डेथ के बाद ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं और लेके दूसरों को लगा सकते हैं। लेकिन इसमें फैमिली की कॉन्सेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वो अपना जो भी अजीज़ है, क्योंकि उनके लिए भी बड़ा ट्रॉमा का टाइम होता है कि उनका एक अजीज़ डेथ हो गया है, साथ ही आप उनको कह रहे हैं जी इसके हम ऑर्गन्स ले लें। तो ये कल्चरली सोशली अभी तक हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड दैट इज़ वेयर जहाँ पे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है इंटरवेंशन होनी चाहिए। पहला पार्ट तो यही होता है कि आप सोसाइटी को एट लार्ज एजुकेट करें कि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक अतिया है सारी ज़िंदगी। जितना अरसा वो जिन लोगों के ट्रांसप्लांट होते हैं, जिनको किसी के ऑर्गन्स लगते हैं और वो काफ़ी साल ज़िंदा रहते हैं, तो एक मेरे ख्याल में तो सदका जारिया है। तो उस लेवल पे हम एज ए सोसाइटी नहीं है। अगर ये वाली चीज़ पाकिस्तान में शुरू हो जाए तो फिर आपको लिविंग डोनर्स से लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। क्योंकि डोनर जो है वो हेल्दी होता है, अपने आप को एक ऑपरेशन से गुजारता है, आधा लिवर देता है या एक गुर्दा देता है, तब जाके ट्रांसप्लांट होता है। तो अगर आपको ब्रेन डेथ डोनर्स से मिलने शुरू हो जाएं ऑर्गन्स, तो आपको लिविंग डोनर्स की ज़रूरत नहीं होगी। अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है, डेफिनेटली अवेयरनेस कैंपेन, बट स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे। बाहर के मुल्कों में तो आई वुड से कि 90% एक्टिविटी जो है इसी तरह के ट्रांसप्लांट से होती है, और दैट मीन्स कि वेस्ट में जितने ट्रांसप्लांट होते हैं उनमें मेजॉरिटी एक्टिविटी डोनेशन के बाद, जो लोग डेथ के बाद डोनेट करते हैं उनमें होती है। एशिया में ये बहुत कम है, तो दैट इज़ वेयर वी नीड टू वर्क ऑन। ठीक है सर, लास्ट मैसेज, क्योंकि आप अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर भी काम कर रहे हैं डिटेल से, लास्ट मैसेज सर क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को डोनेशन के हवाले से? मेरा तो ये ख्याल है जी कि अपने अज़ा का अतिया देना जो है ये एक सदका जारिया है। अगर किसी के अजीज़ की ब्रेन डेथ हो जाए हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में, तो उनको अपने अजीज़ के ऑर्गन्स डोनेट करने चाहिए, क्योंकि उससे बहुत से लोगों की जान बच सकती है। और हमें हर एक को खुद वाइल वी आर हेल्दी एंड लिविंग अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार अपनी फैमिली से करना चाहिए कि अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए तो मेरे या मेरे अजीज़ के ऑर्गन जो हैं वो दे दिए जाए। थैंक यू सो मच सर डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर फैसल डार, इन्होंने डिटेल से बात की और लिविंग डोनर और डोनेशन आफ्टर डेथ के ऊपर भी काफ़ी तफसीली बात की। अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे किसी नई पर्सनालिटी के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।